आप सभी का क्रॉनिकल्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक वार्म वेलकम है। मेरा नाम है आलोक सिंह एंड एज यूजुअल दिस इज आवर करंट अफेयर सीरीज प्रोग्राम जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है। इस लेक्चर का जो कंटेंट है इसकी क्वांटिटी अलोंग विद द क्वांटिटी टोटली एग्जाम सेंट्रिक है, ताकि जो भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम सेंट्रिक डाटा या जो भी कंसेप्ट हैं उनको हम इजीली कॉम्प्रिहेंड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके और साइमल्टेनियसली इसको जो है एग्जाम में अप्लाई कर सके। तो इसी बिहार पे हम पहला अपना सेशन जो है बिगिन करते हैं, जिसमें हम जो पहला आर्टिकल डील करने जा रहे हैं उसका रेलेवेंस हमारे इंडियन इकोनॉमी अलोंग विद द इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। ये दोनों ही सेक्शन, दोनों ही एकेडमिक डिसिप्लिन से रिलेटेड आर्टिकल रिलेटेड है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हम कुछ इकोनॉमिक जार्गन्स या इकोनॉमिक टर्म्स देखेंगे क्या एसोसिएटेड है जो कि एग्जाम में अप्लाई किया जा सकता है। पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट है। बियॉन्ड दैट जो टर्म्स हैं उनका क्या रेलेवेंस है, वेदर दे आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन या बाई कन्वेंशन ये टर्म्स यूज किए गए हैं। बियॉन्ड जो इसमें डिस्कशन दी गई है, जो भी इकोनॉमिक जर्नी रही है उस पर देखेंगे कि आखिर क्या क्या डेवलपमेंट्स पिछले कुछ डिकेड्स में हुई हैं जिसके बिहाफ पे ये न्यूज़ में रहा है। तो न्यूज़ में ये आर्टिकल इसलिए रहा है कि ऑफ अ रीसेंट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जो है पार्लियामेंट में जो है वाइट पेपर को जो है अनवील किया है। अभी हम आगे देखेंगे कि आखिर ये वाइट पेपर है क्या, लेकिन उससे पहले जो न्यूज़ रिलेटेड डेवलपमेंट्स है वो देख लेते हैं कि इसमें क्या डिस्कस किया गया है, किन किन एरियाज़ पे फोकस रखा गया है, और फिर देखेंगे कि आखिर इस वाइट पेपर का कोर पर्पस क्या है। तो ये वाइट पेपर जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जो है पार्लियामेंट के फ्लोर पे रखा है, और ये हमारी गवर्नमेंट जो भी रही है, इंडियन गवर्नमेंट जो पिछले 20 सालों से फंक्शन कर रही है, उनके गवर्नेंस, उनके इकोनॉमिक मेजर अलोंग विद जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई हैं, इकोनॉमिक टर्मोइल्स हुए हैं, उनके बारे में एक ब्रीफ सा डिस्कशन है। ये वाइट पेपर जो है एक 58 पेज डॉक्यूमेंट है जिसमें इन डिटेल इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन की गई है। एज यू नो कि करंट गवर्नमेंट ने जो है अपने 10 साल का टेन्योर जो है कंप्लीट किया है। 2014 में गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी, 2019 एक 5 साल का टेन्योर कंप्लीट किया, देन 2019 से 2024 तक ये करंट एनडीए गवर्नमेंट अपना 10 साल का टेन्योर कंप्लीट किया है। और इस एनडीए गवर्नमेंट से पहले जो है 10 साल का टेन्योर साइमल्टेनियसली जो है यूपीए गवर्नमेंट ने भी, दैट इज कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट, उसने भी कंप्लीट किया था। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद 2004 में जो है यूपीए 1 इलेक्ट होकर आई थी, जिसके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, और वो यूपीए की गवर्नमेंट 2004 से 2009 तक अपना रूल की। उसके बाद 2009 से 2014 तक री इलेक्ट होके उन यूपीए की गवर्नमेंट ने भी अपने 10 साल का टेन्योर जो है कंप्लीट किया। तो ये वाइट पेपर एक कंपैरिजन रख रहा है जिसमें एक डिस्क्रिप्शन दी गई है कि कैसे जो एनडीए यूपीए की गवर्नमेंट 2004 से 2014 तक अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी की, या क्या क्या उनकी जो नेगेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, या उस टाइम का मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाइक इन्फ्लेशन कैसा था, और उसके बिहाफ पे 2014 में जब ये गवर्नमेंट एनडीए की आती है तो उसने कैसे इकोनॉमिक परफॉर्म किया, क्या क्या स्कीम्स या पॉलिसीज़ लेके, ये वाइट पेपर उसी पे डिस्कस करता है। तो प्राइमरली 3 पिलर्स पे जो है 3 सेक्शन पे फोकस करता है। एक पहला आपका है जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, यानी कि इन्फ्लेशन कैसा पिछले इनके टेन्योर में, इन 10 साल के टेन्योर में रहा है, और उससे पहले जब यूपीए की गवर्नमेंट थे इन्फ्लेशन और ऐसे जो मैक्रो इकोनॉमिक पिलर्स हैं वो कैसे थे। बियॉन्ड दैट अगर कुछ करप्शन जैसा एक्टिविटी हुआ है, करप्शन स्कैंडल्स हुए हैं, तो किसकी गवर्नमेंट ने कैसे करप्शन स्कैंडल्स हुए हैं वो इस चीज़ पे हाईलाइट रखा गया है। एंड बियॉन्ड दैट क्योंकि ये एनडीए गवर्नमेंट द्वारा जो है ये वाइट पेपर लाया गया है, तो एनडीए गवर्नमेंट ने अपने पिछले 10 साल में जो भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस दी हैं, जो भी स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन किया है गुड गवर्नेंस के लिए, उसके बारे में जो है एक ब्रीफ सा डिस्कशन किया गया। तो ये वाइट पेपर जो आपके 3 की एरियाज पे जो है हाईलाइट करता है। ओवरऑल इनका की फोकस एरिया गवर्नेंस, फिस्कल क्राइसिस अलोंग विद द पॉलिसी मेजर्स एंड इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द डिकेड्स, इस पे मेंशन किया गया है। तो एज यूजुअल ये जो टर्म्स हमने डिस्कस किया कि ये वाइट पेपर जो है पिछले 20 सालों के, यानी कि 10 साल की एनडीए की गवर्नमेंट और 10 साल पिछला जो है यूपीए की गवर्नमेंट का पूरा लेखा जोखा इन्होंने रखा है। तो 2004 से 2024 तक इन्होंने एक अपनी का इकोनॉमिक जर्नी या गवर्नेंस की जर्नी इस वाइट पेपर के थ्रू समराइज फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट किया है। तो आखिर हम समझते हैं कि आखिर ये वाइट पेपर क्या है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई टर्म मेंशन है या नहीं, उस पर देखते हैं, और इसका कोर पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वाइट पेपर ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन टर्म नहीं है, बाई कन्वेंशन ऐसा चला आ रहा है। इसका कोर पर्पस वाइट पेपर जो है ऐसा माना जाता है ये प्रील्यूड टू पॉलिसी है। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी आती है उससे पहले उसका कुछ जस्टिफिकेशन दिया जाता है या कुछ दिया जाता है, तो ये वाइट पेपर ऐसी प्रील्यूड टू पॉलिसी बोली जाती है।
इसका कोर पर्पस होता है मोर ट्रांसपेरेंसी लाना, अकाउंटेबिलिटी लाना। गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं उसको जो है जनता के सामने रखती है, उसके पीछे लॉजिक रीजनिंग देती है कि हमने सो एंड सो एक्टिविटी क्यों की, क्या क्या स्कीम्स रन कराए। तो एक ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी बिल्ड होती है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबली जो है पब्लिक के बीच में अपनी बातें रखती है। और इससे होता क्या है, इससे होता है डिबेट एंड डिस्कशन। आपके सामने अगर ये करंट गवर्नमेंट बोलती है कि हमने सो एंड सो इकोनॉमिक पॉलिसी रन कराई और ये हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर से इतना ग्रोथ हुआ है, तो पब्लिक के बीच में एक कॉन्शियसनेस आती है, उस पर डिबेट शुरू होता है, राइट। तो इस वाइट पेपर बाय कन्वेंशन जो है एक प्रिल्यूड टू पब्लिक पॉलिसी है, जिसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है एक्सपर्ट्स के थ्रू, जो भी डाटा अवेलेबल रहता है उसके थ्रू जो है लोगों के समक्ष अपनी बात जो गवर्नमेंट रखती है कि हमने ये एक्टिविटीज़ की हैं, क्या क्या गवर्नेंस मेजर लिए हैं, हमारी इकोनॉमी कैसे फंक्शन किया, और कुछ फिजिकल क्राइसिस या फाइनेंशियल क्राइसिस जो भी गवर्नमेंट ने फेस किए हैं उसको कैसा जो है हैंडल किया गया है, और उसकी बिहाफ पे क्या क्या पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने अंडरटेक की है, वो सारा कुछ इसमें मेंशन होता है। तो ये क्या एज यूजुअल की ये ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है। बियॉन्ड ट्रांसपेरेंसी ये वाइट पेपर जो अकाउंटेबिलिटी लाता है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है पब्लिक के लिए, तो उस बिहाफ पे ये अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करता है। बियॉन्ड डिबेट एंड डिस्कशन होती है। तो इससे क्या होता है, डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा है तो यानी कि हमारी डेमोक्रेसी क्या होगी, मोर पार्टिसिपेटिव होगी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी प्रमोट होती है, राइट। लोगों के बीच में डिबेट डिस्कशन होता है कि अच्छा ये गवर्नमेंट लॉजिकली सही बात बोल रही है या फिर मैनिपुलेटेड डाटास हैं। तो वाइट पेपर का कोर पर्पस यही होता है कि जो भी गवर्नमेंट ने एक्टिविटी की है विद कॉन्फिडेंस ये पब्लिक के सामने रखती है। ना हिस्टोरिकली अगर इस डाटा को हम लिंक करें तो साइमन कमीशन आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आई थी और उसी एक्ट को रिव्यू करने के लिए कमिटी का एस्टैब्लिशमेंट, कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट 1927 में किया गया था, जिसको हम जो है साइमन कमीशन बोलते हैं। इसका क्रिटिसिज्म हिस्ट्री में ये भी था कि इसमें सारे वाइट मेंबर्स थे, इंडिया की तरफ से कोई नहीं था, और क्योंकि ये इंडिया के जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म्स से रिलेटेड था तो इसको क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन ये जो वाइट पेपर टर्म इस साइमन कमीशन से रिलेटेड है कि ये वाइट पेपर साइमन कमीशन ने रखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से रिलेटेड, और इसमें क्या लूप होल्स या लैकुनास है उन्हीं के बिहाफ पे जो रिकमेंडेशन दी थी वो वाइट पेपर बोलते हैं कि साइमन कमीशन ने दिया था। तो हिस्ट्री से ऐसे ये वाइट पेपर रिलेटेड है। बियॉन्ड दैट ये जो दूसरा वाइट पेपर है, इस 10 साल के टेन्योर जो बीजेपी का टेन्योर रहा है, इसमें 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो एक वाइट पेपर लेके आई थी जो कि रेलवे के रिफॉर्म से रिलेटेड था। तो 2014 में भी ये वाइट पेपर लेके आई थी और इसका कोर पर्पस और ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, बियॉन्ड दैट डिबेट एंड पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना। अभी हम देखते हैं कि आखिर ये पार्टिसिपेशन या डिबेट एंड डिस्कशन है क्या। उससे पहले देखते हैं कि आखिर इस वाइट पेपर में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने क्या कहा है। तो एज यूजुअल एज आई डिस्कस किए पिछले 20 सालों का यानी कि 2004 से लेके 2024 तक की जो जर्नी है, इसमें एक टेन्योर जो यूपीए ने 2004 से 2009 तक कंप्लीट किया था, एंड बियॉन्ड दैट एक 2009 से जो है 2014 तक जो है यूपीए 2 ने जो अपना टेन्योर किया था, और 2014 में जो है फिर से एनडीए की गवर्नमेंट आती है जिसने 2019 तक एक टेन्योर कंप्लीट किया, और 2019 से लेके 2024 अब तक जो है एक 10 साल का टेन्योर कंप्लीट किया। तो 10-10 साल का दोनों का अपना गवर्नेंस वो रहा है। तो इस पे जो वाइट पेपर पर हाईलाइट किया गया है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, जब अटल जी की प्राइम मिनिस्टर के बाद यूपीए की गवर्नमेंट आती है तो इनको एक इकोनॉमिक अच्छी स्टेबल इकोनॉमी मिली थी इस कंट्री की, लेकिन उसको जो है यूपीए की गवर्नमेंट ने बहुत ही मिसमैनेज किया, प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, कोई ऐसे सूटेबल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं लिए जिससे कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का डाउनफॉल हो गया। बियॉन्ड 2008 में एज यू नो कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी जिसको ग्रेट रिसेशन बोलते हैं। तो ऐसे ग्रेट रिसेशन के टाइम पे भी हमारी कंट्री की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जैसे कि इन्फ्लेशन, फिजिकल डेफिसिट, ये सब पुअर इंडिकेटर्स में चले गए थे, लोन्स जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में हो गया था। ये सारी एक्टिविटी यूपीए की गवर्नमेंट है 2008-2009। बियॉन्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर सिग्निफिकेंटली इस वाइट पेपर का कहना है कि यूपीए की गवर्नमेंट डिक्रीज हो गया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर एज यू नो कि उन चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करना चाहिए जो कि मल्टीप्लायर इफेक्ट दे, यानी कि इन टर्न हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट बनाए, जैसे कि रोड्स का कंस्ट्रक्शन, रेलवे का कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन, जो कि मल्टीप्लायर
नो इफेक्ट दे, इकोनॉमी को बूम अप करे, बूस्ट अप करे, इकोनॉमी के लिए सपोर्टिव, ऐसा कुछ मेजर यूपीए की गवर्नमेंट ने नहीं लिया गया था। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस था। बियॉन्ड दैट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी कुछ खास नहीं था। हेल्थ और डिफेंस के एरिया में भी यूपीए की गवर्नमेंट ने जो है कुछ खास फोकस नहीं किया था। तो ये एक तरह से एक पॉलिटिकल एंगल से ये, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, ऐसा कुछ डाटा दिया गया था। तो इकोनॉमी के बिहाफ पे इस वाइट पेपर में ये रखा गया है कि कैसे प्रीवियस गवर्नमेंट ने हमारी इकोनॉमी को मिस हैंडल किया है। एंड फर्दर जो आगे 2014 से 2024 का टेन्योर, उसमें हाईलाइट किया है कि कैसे जो गवर्नमेंट थी, एनडीए की गवर्नमेंट, जो बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट थी, वो वापस टेन्योर में आती है। उसने कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए थे, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जनधन योजना चलाई थी, मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव रन कराया, जीएसटी जैसा रिफॉर्म लेके आया, करप्शन को कर्टेल करने के लिए जो है डिमोनेटाइजेशन जैसी स्कीम लेके आई। तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक मेजर जो है गवर्नमेंट लेके आई। लोगों में बिहेवियरल चेंज लाने के लिए स्वच्छ भारत जैसा अभियान लेके आए। इन्फ्लेशन को कर्टेल किया गया। 2012-13 में एज यू नो कि अन्ना मूवमेंट चला था, जिसमें अरविंद केजरीवाल का अपराइज हुआ था। और वो अन्ना मूवमेंट किस लिए हुआ था? जन लोकपाल बिल से रिलेटेड हुआ था। बियॉन्ड दैट पब्लिक में उस समय 2012-13 में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इन्फ्लेशन को लेकर चल रहा था। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, सिलेंडर्स के दाम, वेजिटेबल्स के दाम, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। तो वो सारा इसमें डिस्कस किया गया है कि कैसे इन दोनों गवर्नमेंट का जो 10-10 साल का टेन्योर है वो कैसे एक दूसरे से डिफर करता है। तो इस बिहार पे ये जो वाइट पेपर प्रेजेंट किया गया है। नाउ अब तक हमने समझा कि वाइट पेपर क्या होता है, उसके कोर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल क्या है और क्या क्या डेवलपमेंट्स इस वाइट पेपर में हुई हैं। बियॉन्ड अब इससे रिलेटेड डाटा देखते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से दिया गया है। ये मिनिस्ट्री का डाटा है जो दोनों गवर्नमेंट की 10-10 साल को टेन्योर को रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे किन किन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे ये दोनों डिफर करते हैं। ना जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यूज़ किए गए, एज यू कैन सी कि एक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज के बिहाफ पे दिखाया गया है, दूसरा रियल जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज के बिहाफ पे रखा गया है, और तीसरा जो है फिजिकल डेफिसिट। इन पैरामीटर्स पे जो है कंपैरिजन रखा गया है। एंड बियॉन्ड दैट ये 10 साल का टेन्योर को एवरेज आउट करके यहाँ पे डिस्प्ले किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर्स को समझ लेते हैं कि आखिर इंडिकेटर्स हैं क्या, ताकि हमारी प्रेसाइज अंडरस्टैंडिंग हो सके। और ये टर्म्स हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है, तो उसके बिहाफ पे हम देखेंगे कि आखिर ये कैसे जस्टिफाई होता है। तो सबसे पहले क्योंकि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो वो समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ तो जो इंडिकेटर्स में दिख रहा है कि क्वाइट बेटर है कि इनिशियली 2004-5 में जब यूपीए की गवर्नमेंट आती तो 14% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इन परसेंटेज टर्म है, और रियल जीडीपी ग्रोथ जो है 7.92% है। तो ये समझते हैं कि आखिर ये क्या है। ऑलमोस्ट दोनों सिनोनिमस दिख रहे हैं कि इतना ही बेटर है। और एवरेज आउट जब किया है तो यूपीए के टेन्योर में जो 10 साल में इन्होंने 14% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ लिया है, वहीं अगर करंट बीजेपी गवर्नमेंट की बात की जाए तो 10.31% है। यानी कि जो इनका क्लेम है कि हमने बेटर किया, लेकिन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ तो क्वाइट रिड्यूस दिख रही है। तो इसके पीछे क्या फैक्टर है कि अपनी बढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नंबर्स तो यहाँ नॉमिनल जीडीपी पे कुछ और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये समझते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है हमारे लिए कि आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। तो जीडीपी एज यू नो कि एक इकोनॉमिक टर्म है जो एक कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को डिटरमिन करता है। और ये जीडीपी की डेफिनेशन क्या है? जीडीपी इज डिफाइंड एज monetary value of what? Final goods and services produced within a country, राइट? तो यहाँ पे 3 चीज़ों पे हाईलाइट है। एक तो सबसे पहला मॉनेटरी वैल्यू में जीडीपी का एस्टिमेशन है, और दूसरा जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो गुड्स फाइनली प्रोड्यूस होकर आई हैं, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स का इसमें कंसिडरेशन नहीं है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो आई है वो जीडीपी कंसिडरेशन में है। और तीसरा एक जोग्राफिकल टर्म यूज किया गया है विद इन कंट्री, यानी कि कंट्री की बाउंड्री, जो हमारी नेशन की बाउंड्री है, उसके एम्बिट में जो भी ये एक्टिविटीज हो रही है वो जीडीपी के कंसिडरेशन में आती हैं। तो हमने ये समझ लिया कि आखिर जीडीपी क्या है, मॉनेटरी वैल्यू। अब ये देखते हैं कि मॉनेटरी वैल्यू रिगार्डिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं। क्या रियल में प्रोडक्शन हो रहा है, या ये मॉनेटरी वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से उसकी जो है वैल्यू बढ़ रही है। सपोज आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और उसकी कॉस्ट जो है अराउंड 10 रुपीज़ है, तो एक साल में आप 100 रुपये का गुड्स जो है फाइनली प्रोड्यूस करते हैं, राइट?
ये दिखाया गया। लेकिन साइमल्टेनियसली अगले साल जो है आप फिर 20 गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और इसका प्राइस 10 से आप 12 रुपीज़ कर देते हैं, तो प्राइस जो है अराउंड 240 रुपीज़ हो जाती है। यानी कि ऐसा दिखता है कि ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बूम अप हुई है। लास्ट ईयर आपने 100 रुपए की मॉनेटरी वैल्यू प्रोड्यूस की, इस साल जो है 240 रुपए की प्रोडक्शन की है, तो ठीक है। लेकिन अगर यही टर्म पिछले साल भी आपने 10 रुपए का जो है प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट बनाया 10 रुपए का और 100 रुपए में उसको सेल किया टोटल, यानी कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 रुपए है, लेकिन इस साल भी आपने सिर्फ 10 प्रोडक्ट ही बनाए और इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से आपने जो है 20 रुपए कर दी। जो पिछले साल 10 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा था वो अब 20 रुपए का मिल रहा है, तो इस साल जो है आपने 200 रुपए का प्रोडक्शन जो है मॉनेटरी वैल्यू में किया। तो यहां पे भी आपकी जो है ग्रोथ दिख रही है कि अरे यहां पे तो मॉनेटरी वैल्यू रिफ्लेक्ट मतलब जो है इंक्रीज हुई है, लेकिन डिफरेंस कहां है? यहां पे क्या गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है? गुड्स का प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं हुआ है। और मॉनेटरी वैल्यू के इंक्रीज के पीछे रीजन क्या है कि इस कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया है। पहले 10 मिल रही थी, 20 मिल रही थी, पहले 10 रुपए का था, अभी 20 रुपए की मिल रही है। तो जो मॉनेटरी वैल्यू इंक्रीज हुई है किसकी वजह से? प्राइस इंक्रीज की वजह से। यानी कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रीजन है, महंगाई की वजह से इसका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो ज्यादा दिख रहा है। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड जो है नॉमिनल और रियल जीडीपी ग्रोथ है। दैट इज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में एक एनुअल ईयर में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मॉनेटरी वैल्यू डिटरमिन होती है। और ये क्या करती है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है इन्फ्लेशन की वजह से भी ज़्यादा दिख सकती है। यानी कि अगर एक साल में महंगाई ज़्यादा है तो मॉनेटरी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। वहीं रियल जीडीपी की हम बात करें, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, तो यहाँ पे जो है इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को जो है हटा दिया जाता है। यानी कि महंगाई की वजह से जो प्राइसेस का इंक्रीज हुआ है उसको हटा दिया जाता है, तो आपको एक रियल डाटा रिफ्लेक्ट होता है कि आखिर ये जो इकोनॉमी हमारी बूम अप हुई है ये वाकई में क्या गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं उसकी वजह से हुई है या इन्फ्लेशन की वजह से इसका मॉनेटरी वैल्यू इंक्रीज हुआ है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि नॉमिनल जीडीपी में जो जीडीपी का इंक्रीज होता है वो इन्फ्लेशन के साथ होता है, महंगाई की वजह से मॉनेटरी वैल्यू बढ़ती है। और रियल जीडीपी में अगर हम देखें तो जो हमारा जीडीपी का जो प्रोडक्शन है, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू जो है उससे महंगाई हटा दी जाती है, यानी कि उसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं देता है। तो यहाँ पे हम डाटा देखते हैं कि 2004-5 में जब यूपीए की गवर्नमेंट आई थी तो जो नॉमिनल जीडीपी था वो 14.1% था और रियल जीडीपी जो है 7.92% था। यानी कि रफली अराउंड 7% का डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी ग्रोथ था। लेकिन अराउंड द ईयर आप देखेंगे कि 2005 में नॉमिनल जीडीपी कैसे 13.9 है, 2006-7 में बढ़ के 17.14 हो जाते हैं, यहाँ पे 8.06 आपकी रियल जीडीपी ग्रोथ है। यानी कि इनके डिफरेंस जो नॉमिनल और रियल जीडीपी का जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में 9% का है। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये देखने की गया 2008-9 में जो नॉमिनल जीडीपी थी जो गिर के 12.56% और रियल जीडीपी जो है 3.09% है। यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अराउंड 10% के अराउंड 12.56 तो अराउंड 9.5% का गैप यहाँ पे बिल्डअप हो जाता है। और यहाँ पे 2008-9 में क्या डेवलपमेंट हुई थी, उस टाइम पे ग्रेट रिसेशन आया था, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी अक्रॉस द वर्ल्ड हुई थी जिसकी वजह से टर्मोइल फेस करना पड़ा था। और इसीलिए यहाँ पे रियल जीडीपी आप देखो जो है वो सिर्फ हमारी जो रियल रिफ्लेक्टिव है इकोनॉमी का वो 3.09% है, जबकि हमारी नॉमिनल जीडीपी जो है 12.56% दिखा रही है। तो ये एक तो यहाँ पर रिसेशन का इम्पैक्ट हुआ। एंड एज यू नो कि जैसे रिसेशन का इम्पैक्ट हुआ उसकी वजह से लोगों का जॉब लॉसेस हुआ, बिजनेस फेल होने लगे, तो गवर्नमेंट ने एज एन इकोनॉमिक मेजर इस रिसेशन को खत्म करने के लिए क्या किया, लोगों में पैसा देना शुरू किया, राइट। चीपर रेट पे लोन देना प्रोवाइड किया मार्केट में ताकि बिजनेस प्रमोट हो, लोग जो जॉब छीन रही है वो जॉब इकोनॉमिक एक्टिविटी बूम अप हो जिसकी वजह से लोगों को जॉब मिले, मोर एंड मोर हमारी साइकिल जो प्रमोट हो, राइट। तो एक फिजिकल स्टिमुलस वाली पॉलिसी जो है यहाँ गवर्नमेंट ने रन कराई, तो इसके वजह से यू कैन सी कि कैसे फिर लेटर 2010-11 में जो नॉमिनल जीडीपी है वो अराउंड 9.92% एकदम शॉर्ट अप हो गई और हमारी जो रियल जीडीपी है इन द ईयर 2010-11 जो है 8.5%। तो ये डाटा रिफ्लेक्ट करता है क्यों कि फिजिकल स्टिमुलस गवर्नमेंट ने एज एन इकोनॉमिक मेजर लिए थे जिसकी वजह से ये बूम अप हुआ था। तो इनके बीच का जो गैप है देखो ये अराउंड 9%, रियल जीडीपी अराउंड 9%, फिजिकल डेफिसिट 4.93% इन द ईयर 2012-13। सिमिलरली 2013-14 जो लास्ट ईयर ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट है, राइट,
ये जो 2011 से 14 का टाइम पीरियड, इस समय महंगाई बहुत ज़्यादा थी। जैसे मैं अन्ना मूवमेंट का डिस्कशन किया कि उस समय बहुत स्ट्राइक्स चल रहे थे, सिलेंडर्स के दाम बढ़ गए थे, लोगों में एक आक्रोश था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन ज़्यादा था। यहाँ यू कैन सी कि रियल जीडीपी सिर्फ 5.2% है और नॉमिनल जीडीपी जो है 14.43%, यानी कि वही 9-9.5% का गैप है। यानी कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर था नॉमिनल जीडीपी के रिफ्लेक्ट होने में। तो इस बिहाफ पे जो है यूपी की गवर्नमेंट का एक मेजर रखा गया है कि पिछले 10 सालों में जो है अराउंड 14.95% एट द रेट ऑफ नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ रहा है। और रियल जीडीपी जो इनका मेजर है, जो इन्फ्लेशन का फैक्टर अगर हटा दिया जाए, तो सिर्फ जो है 6.80% यूपी की गवर्नमेंट ने अचीव किया था। और फिजिकल डेफिसिट जो अराउंड 4.7% थी। इस समय और भी बहुत सारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी। यानी कि 2013-14 में जब एनडीए की गवर्नमेंट, जो मोदी की गवर्नमेंट पहला टेन्योर जब आती है, तो उस समय महंगाई ज़्यादा थी, फिजिकल डेफिसिट का इशू था, और भी ऐसे इकोनॉमिक टर्मोइल की सिचुएशन में इन्होंने अपनी गवर्नेंस को जो है रेज्यूम किया था। तो ये सारा डाटा एनडीए की गवर्नमेंट का दिया गया है कि जब एनडीए की गवर्नमेंट 2014-15 में आती है तो 10.9% है और रियल जीडीपी ग्रोथ जो है 7.4%, यानी कि इनके बीच सिर्फ 3% का गैप है। तो एक तरह से ये रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कर्टेल करने की कोशिश इन लोगों ने की थी कि पहली गवर्नमेंट के टाइम पे महंगाई ज़्यादा थी, तो महंगाई को रोकने के लिए कुछ इकोनॉमिक मेजर लिए थे, जिसकी वजह से ये डाटा दिखता है। सिमिलरली 2016-17 एक इंपॉर्टेंट ईयर है। क्यों? इसी टाइम पे डीमोनेटाइजेशन 2016 नवंबर में किया गया था। लोगों से पैसा लेके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि बिजनेस ठप हो गए, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो ये एक दिक्कत थी। तो उस समय देखो आप, नॉमिनल जीडीपी जो है अराउंड 11.76 और 8.26% जो है रियल जीडीपी ग्रोथ थी। एंड 2017-18 में नॉमिनल जीडीपी 11 और आपकी रियल जीडीपी 6.8%, यानी कि रफली अराउंड 4.5 to 5% का जो इनके बीच में गैप है। सिमिलरली ये देखो आप, कोविड का टाइम पीरियड, कोविड के टाइम पीरियड में 2019-20 में जो वेव आती है, पहली वेव, जो उसमें 6.37% का ग्रोथ दिखाया गया है और जो रियल जीडीपी है वो 3.87%, यानी कि एक बहुत अच्छा गैप दिखा रहा है। सेकेंड वेव में आप देखो एक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हुई है, यानी कि नेगेटिव टेरिटरी में हमारी जीडीपी की ग्रोथ एनडीए की गवर्नमेंट चली गई थी और हम नॉमिनल टर्म में जो -1.36% थे और रियल टर्म में जो है -5.83% थे। लेकिन उसके बाद जो इकोनॉमिक मेजर्स लिए गए, कैसे हमारी इकोनॉमी जो है इंप्रूव हुई है, और 2023-24 में जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है 8.87% और 7.32% जो है रियल जीडीपी ग्रोथ में, यानी कि रफली अराउंड 1.5% का नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच में गैप दिखाया गया। यानी कि इनका कहना है कि हमने कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस रखा, साथ ही साथ इन्फ्लेशन को कर्टेल किया। और ये जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट था, फिजिकल डेफिसिट एज अ टर्म यूज होता है एक ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर कि आपके पास जितना रिसोर्सेस खर्च करने के लिए है और उससे ज़्यादा अगर आपने खर्च किया, यानी कि आपका एक्सपेंडिचर आपके इनकम या रिसीट से ज़्यादा है, तो वो रिफ्लेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल डेफिसिट। इसको हिंदी में जो वित्तीय घाटा बोलते हैं, जो एक इकोनॉमिक मेजर है। एक स्टेज तक जो है ये फिजिकल डेफिसिट लॉजिकल होता है, लेकिन एक बियॉन्ड द रेंज अगर ये फिजिकल डेफिसिट चला जाए तो इकोनॉमी के लिए सूटेबल या बेटर नहीं बताया जाता। तो इन इंडिकेटर्स के बिहाफ पे जो है गवर्नमेंट ने ये फोकस रखा है, ये वाइट पेपर से ये जस्टिफिकेशन दी है कि कैसे एनडीए की गवर्नमेंट ने जो है यूपीए की गवर्नमेंट से ज़्यादा बेटर पॉलिसीज रन कराई है, कैसे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेटर हुई है, और जो गवर्नेंस रिलेटेड स्कीम्स एंड प्रोग्राम इस गवर्नमेंट ने रन कराए हैं, उसका बेनिफिट जो कैसे इकोनॉमिक टर्म्स में डिटरमिन या रिफ्लेक्ट होता है। तो इस भी यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस पब्लिक के बीच में रखा है अपना, क्योंकि और ये डाटा रिफ्लेक्ट करके ये रखा है कि पब्लिक का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट पे बिल्डअप रहे, और हाउ द गवर्नेंस हैज ट्रांसफर्स इन दिस 2 डिकेड्स, ये जो है इस वाइट पेपर के थ्रू जो रिफ्लेक्ट हुआ है। तो एज यू नो कि अब ये एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है कि वाइट पेपर क्या है, राइट ये हमने समझ लिया कि वाइट पेपर क्या है, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, पार्लियामेंट्री ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। बियॉन्ड द जो इकोनॉमिक टर्म्स पे इसका मेजरमेंट हुआ है वो हमने देख लिया कि आखिर जीडीपी क्या होती है, राइट जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है, इनके बीच का गैप, जो डाटा को कैसे मैनिपुलेट करके पब्लिक को ट्विस्ट एंड टर्न किया जा सकता है, वो समझाया हमने, ताकि हमारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट ये इंफॉर्मेशन हो सके।